चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमने पिछला लेक्चर जो है लगभग शिवाजी के वहाँ पर इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स के वहाँ ख़त्म किया था, और उसके बाद हमने एक हमारा जो रेगुलर क्लास है, पेड क्लास है, उसका एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें सिविल अपराइजिंग और ट्राइबल अपराइजिंग्स थे। तो उससे एक भूमिका अपराइजिंग की बनी है, लेकिन उसके पीछे आपको थोड़ा सा और इतिहास को थोड़ा तोड़ना होगा। 1857 के बिफोर और 1857 के आफ्टर दोनों में कुछ चीज़ें पॉलिसी लेवल पर क्या कुछ हुआ है, और तैयारी के लेवल पे अंग्रेज़ों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है। तो अपराइजिंग तो आपका लगभग हो गया होगा। तो जितने भी विद्रोह हुए हैं उसकी भूमिका हमने बना दी है, तो वो आप जा कर के देख सकते हैं, और कुछ बचे हुए होंगे तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक तो आप ये देखिएगा कि भारत में शिक्षा के लिए क्या क्या हुआ है 1857 से पहले। अब ये जो भी बात हम लोग करेंगे वो 1857 से पहले के लिए करेंगे। तो भारत में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन बिफोर 1857, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बिफोर 1857 रिवोल्ट। तो एक तो ये देखना है। दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा था। तीसरा आपको रेवेन्यू सिस्टम देखना है, रेवेन्यू सिस्टम बिफोर 1857। रेवेन्यू सिस्टम में आपको वहाँ से क्लाइव के वहाँ से आपको ड्योल गवर्नमेंट वाला, वहाँ से लेकर के फिर हेस्टिंग्स, क्लाइव, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस आएगा, सॉरी, क्लाइव, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, बेंटिक, विलियम बेंटिक एंड डलहौजी। तो दोनों करिएगा, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी। दोनों चीज़ें आपको इसके बिफोर की करनी है। सारा होमवर्क मैं बता रहा हूँ अगले वीक के लिए। हमेशा कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलेस्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 नाम आप ध्यान रखिएगा। हर चीज़ को क्लाइव से ले जा करके डलहौजी तक लेके आना है। जब आप क्लाइव से डलहौजी जाते हो तो फिर आपका 1857 की भूमिका बनेगी, और 1857 की भूमिका मिलिट्री डेवलपमेंट, सैन्य विकास क्या क्या हुआ। एक और हेडलाइन दीजिए, मिलिट्री डेवलपमेंट बिफोर 1857, मिलिट्री डेवलपमेंट बिफोर 1857। टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। इस बीच में भाप का इंजन आ जाएगा, स्टीम इंजन आ जाएगा, नेपोलियन। देखिए हमने पॉलिटिकल स्ट्रगल और बॉन्डी वॉश तक कर लिया था, तो फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच वॉर हो गया लगभग। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर हो गया तो अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें तो उसमें चली गई। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, टेक्निकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो गया, शिक्षा का विकास हो गया। सोशल रिफॉर्म्स, सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स, तो रेनेसा आता है इस बीच में। आपको पता है कि ब्रह्म समाज आ जाता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो सोशो रिलीजियस रेनेसा,
इसका मतलब सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स अंग्रेजों ने किए हैं बहुत सारे, उनकी मदद से हुए हैं क्योंकि कानून वो बनाते थे। इस बीच में आप देखिएगा जो खास डेवलपमेंट आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होगा, पिट्स इंडिया एक्ट होगा, 1784 का रिफॉर्म होगा छोटा सा, फिर चार्टर एक्ट आएंगे 1793, 1813, और यहाँ आप देखोगे कि एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। 3 तरह का डेवलपमेंट आपको साफ साफ देखने को मिलता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखते हैं तो 3 डेवलपमेंट उसके साथ साथ जुड़े हैं। पहला डेवलपमेंट जो जुड़ा हुआ है वो एजुकेशनल, जो हमने लिखा है, पहली बार शिक्षा के लिए खर्च और वो सब चीज़ें, जिसकी वजह से भारत में स्कूल और कॉलेज बनना शुरू होते हैं। पहला डेवलपमेंट। तो दूसरा सिविल सेवा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। बेंटिक के यहाँ आकर के भेदभाव लगभग खत्म हो जाता है, तो राइट टू इक्वालिटी 16 आर्टिकल 16 जो है, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी, ये आपको 1833 के एक्ट में देखने को मिलेगा, चार्टर एक्ट में। तो हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके सीड कहीं न कहीं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में 3 चीज़ें देखेंगे, मूल 3 चीज़ें देखेंगे। सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट, सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन 3 तरह का लिख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में 3 तरह के चेंजेस हैं, तो 3 तरह का एडमिनिस्ट्रेशन देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन लिख करके 3 बाइफर्केशन बनाइए, 3 ट्राइफर्केशन बनाइए, ट्राइफर्केट कर दीजिए उसको। पहला वाला सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिविल सेवा, और दूसरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स लॉ एंड ऑर्डर, एंड थर्ड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये जो तीनों एडमिनिस्ट्रेशन है जनता से इस तरह से जुड़े हुए हैं। एक तीसरा है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू प्रशासन। एक और है इनके अलावा, चौथा वो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब का विकास देखना पड़ेगा और सेपरेट इनके क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बार पुलिस अधीक्षक का कार्यालय कब बना, कौन से एक्ट के तहत बना, ऐसा प्री का क्वेश्चन हो सकता है कि पहली बार भारत में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये फर्स्ट टाइम कब अपीयर हुआ, कब जुडिशरी को अलग किया गया कलेक्टर के पद से, यानी कलेक्टर को सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लिए और इसी के लिए माना गया। पहले उसके पास जुडिशरी थी, वापस मर्ज कर दिया। तो कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड की अलग से स्टडी कीजिए। कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड के ऊपर शॉर्ट नोट बनाइए 150 वर्ड का, टू द पॉइंट कॉर्नवालिस कोड को लिखिए। फिर जो क्वेश्चन आएगा एक, वो आएंगे लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में ही आएगा वो लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का रिफॉर्म्स, यानी लैंड रिफॉर्म्स भी कहते हैं उसको। तो वो वहां से शुरू होगा, परमानेंट सेटलमेंट से। परमानेंट सेटलमेंट ब्रैकेट में लिख दीजिए जमींदारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट मीन्स जमींदारी सिस्टम। हेरिडिटरी होगा, अलग अलग एरिया में है, कुछ नॉर्थ इंडिया में, कुछ साउथ इंडिया में है,
कुछ ऑल ओवर इंडिया में है, कोई 30% एरिया में, कुछ 50% एरिया में, कुछ बचे हुए 20% एरिया में है इंडिया के। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ज़मींदारी सिस्टम, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, फंडामेंटल परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, सेकंड रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, उसमें जनता से सीधा टैक्स वसूला जाता है डायरेक्ट, बिचौलिया कोई नहीं है। और फिर महलवाड़ी, हाँ महलवाड़ी सिस्टम, 3-4 गांवों का एक समूह होगा, उसको महल कहा जाएगा, और वो कलेक्टिवली अकाउंटेबल होंगे इसके लिए। तो ये जो डेवलपमेंट है ये भी 1857 के पहले का है। देखिए 1857 के पीछे कितनी सारी चीज़ें हैं, मिलिट्री डेवलपमेंट भी है, एजुकेशनल डेवलपमेंट भी है, कल्चरल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के डेवलपमेंट भी हैं। कुछ बात समझ में आ रही ना? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट हैं, रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू का पूरा है, और फिर इम्पीरियलिज्म भी है उस टाइप का। कौन सा इम्पीरियलिज्म? यानी विस्तारवादी, एक्सपांशनिज्म, यानी कि हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सब्सिडरी अलायंस। तो शुरू में तो उन्होंने एक तरह से छोटे छोटे जो कमज़ोर थे और आपस में लड़ रहे थे इस अपनी स्टेट के लिए, निज़ाम, नवाब और जितने लोग थे, उन सब में से फ्रेंच ने और उन्होंने आपस में लड़ाए और उन्होंने उन पर कब्जा किया। और जब वहाँ की सरकार ने उनको अलाउ नहीं किया कि नहीं, अब आपका काम जो है, कंपनी का काम जो है, अब तुम छोड़ चुके हो क्योंकि आप तो वहाँ जाके शासन करने लगे हो, तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर बढ़ गया। तो जैसे जैसे वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेयर बढ़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेचर चेंज होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर बाद में एक तरह से गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करने लगती है। तो गवर्नर जनरल की पावर और उनका जो काउंसिल है उसकी जो पावर है वो गेम करती है सारा, और वो उसके अकॉर्डिंग होता है, वहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो हिस्सा है, ये आपको समझना पड़ेगा, तभी 1857 हो पाएगा अच्छे से। 1857 के बीच आपको यूँ जनरली आप कारण पढ़ते हो, इमीडिएट कॉज और पॉलिटिकल कॉज और ये, पर वो कॉज डेवलप कैसे हुए? फॉरेस्ट पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी, जो हम ट्राइबल अपराइजिंग की बात करते हैं वो ये है। वो लैंड रेवेन्यू वाला फार्मर्स के लिए हो गया, पीजेंट्स के लिए। सो पीजेंट मूवमेंट वहाँ से डेवलप होता है। तब आप पीजेंट का वो आप देखोगे कि वो किसानों का विद्रोह भी हो जाता है, क्योंकि सेना में वही लोग सबसे ज़्यादा थे। मिलिट्री में वो जो डेवलपमेंट जो हम बता रहे थे कि कैसे ब्राउन बेस राइफल थी तो एनफील्ड वो राइफल हो गई एकदम से, जो नई राइफल आई वो उसका जो कारतूस है, उसका जो मैगज़ीन में, जब मैगज़ीन उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारी बुलेट्स होती हैं, तो सीरीज़ ऑफ बुलेट्स होती हैं, और उसको मैगज़ीन कहा जाता है। तो उसको अगर आप उसको कार्ट्रिज में लपेट के रखा जाता है, क्योंकि वो एक तरह का एक्सप्लोसिव है। और कार्ट्रिज को उसमें लपेट करके चर्बी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर आप एनिमल फैट लाइक घी वगैरह होता है, जैसे घी या ऐसा कुछ, तो पिघल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और ताकि आसानी से वो उसको, और माउथ से क्यों काटेंगे उसको? माउथ से इसलिए काटने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर माउथ से नहीं काटेंगे, हाथ से आप उसको फाड़ेंगे और उसको निकालेंगे, तो इतने में आपकी नज़र जो है वो दुश्मन से हट सकती है। जबकि आप दुश्मन को कंटिन्यूस देखते हुए माउथ से उसको निकाल करके उसको लगा सकते हो। इसलिए उसमें जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग यही थी कि आपको माउथ से खींचना है। और सस्ती चर्बी गाय और सूअर की पड़ती थी, तो इसीलिए उसको उसमें लपेटा जाता था ताकि वो पिघलती नहीं है। तो एनिमल फैट पिघलता नहीं है, वो वाला बॉडी फ्लैश जो है। दूसरा फैट आप मार्केट वाला कोई यूज़ करोगे, चाहे वनस्पति ऑयल से बनाया हुआ फैट है या कोई सा भी फैट आप यूज़ करिए, वो तो पिघल जाएगा गर्मी में। तो 45 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो वो तो बारूद ख़राब हो जाएगा।
तो वो जो टेक्नोलॉजी आई थी नई, उसका भी कारण है 18, इसलिए टेक्निकल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था अभी कि तकनीक में विकास। और मिलिट्री स्ट्रेटजी जो चेंज होती है कि कितने सैनिक रखेंगे, हालांकि अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल की बात करते हैं बेंटिक, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो 3 गुना वेतन मिलता था, सैलरी ज़्यादा मिलती थी, सैलरी ज़्यादा मिलती थी। फिर आप देखिए कि पॉलिटिकल कॉज जितने भी आप जानते हैं उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाला मिलेगा, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस में वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को अपने पास रखना चाहता है। वो लगभग 1813 से ही 1813 1820 के आसपास से ही जिसके बच्चा नहीं होता था और कोई गोद लेता था तो वो राज्य वैसे ही मर्ज करने लगे थे, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं था, वो ऐसा था कि वो कर लेते थे। अब डलहौजी ने ऑफिशियली उसको डिक्लेयर किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स, यानी वो एक डॉक्ट्रिन के तौर पे उसको, सब्सिडरी अलायंस ऐसा नहीं कि वेलेजली लेके आया था और वेलेजली ने प्रैक्टिस करना शुरू किया। सब्सिडरी अलायंस तो देखा जाए तो पहले से ही शुरू हो गया, रेजिडेंट तो क्लाइव ने भी रख दिया था सिराजुद्दौला के यहाँ, मीर जाफर के यहाँ, तो सब्सिडरी अलायंस तो लगभग हो ही गया था, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली एक आदमी जो है उस डॉक्ट्रिन को लेके आता है, उस सिद्धांत को लेके आता है और फिर उसको वो रिजिडली उसको लागू करता है ना। तो उसका जो तरीका होता है वो बहुत कठोर तरीका होता है और उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता उस सिद्धांत को, डॉक्ट्रिन के। सनसेट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, परमानेंट सेटलमेंट, लोगों की जिम्मेदारियाँ चली गई, वो जमींदार सारे नाराज थे, तो पीजेंट मूवमेंट इन्होंने ही कर दिया था, क्योंकि सनसेट क्लॉज था, सूर्यास्त से पहले पहले आपको टैक्स जाके जमा कराना है, बहुत खतरनाक सिद्धांत था। सनसेट से पहले पहले जा कर के कंप्लीट कर लो, अदरवाइज आपकी जमींदारी छीन लेंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट कई लोगों की नाराजगी का कारण बना था। तो इसका मतलब 1857 की जो नींव डाली गई है वो 1700 से ही है लगभग, या प्लासी की लड़ाई से है। वो जो गुस्सा है 100 साल पुराना है, 1757 का गुस्सा है। गुस्सा तैयार हुआ प्लासी के वहां से, आपने बहुत सारे लोगों का पेंशन रोक दिया, पेंशन खत्म कर दिया। जो योग्य लोग थे उनको किसी न किसी कारण से आपने अयोग्य बना दिया कि आप पेंशन के हकदार नहीं हैं, आप शासन करने लायक नहीं हैं, आप बच्चा गोद नहीं ले पाएंगे, आपका खुद का बच्चा होना चाहिए। जबकि हिंदू परंपरा में एडॉप्शन सिस्टम में गोद प्रथा होती है, ठीक है। फिर अंग्रेजों ने जो बहुत गहरी बात जो छेड़ दी थी वो थी सोशो रिलीजियस वाला। हमारा जो समाज है वो बहुत ही स्टीरियोटाइप्ड सोसाइटी थी और उसका कल्चर, धार्मिक और सांस्कृतिक जो हमारे तरीके थे वो बहुत कठोर थे, खास करके महिलाओं की स्थिति के मामले में। और उसका कारण था मुगल, सबसे ज़्यादा पर्दा प्रथा और सती प्रथा। और उनको लगता था कि पति मर गया है, परिवार से अभी अलग है, लड़की है, जवान है या महिला अकेली है, इसके पति के साथ ही इसको ख़त्म कर दो, नहीं तो कोई इसको उठा ले जाएगा। खास करके मुस्लिम काल में, हालांकि गुप्ताज में भी सती प्रथा के अवशेष देखने को मिलते हैं, लेकिन विदेशी आक्रमणों के कारण वेदों में कहीं नहीं मिलेगा आपको, वैदिक काल में नहीं मिलेगा सती प्रथा। लेकिन पौराणिक काल में माद्री का आता है कि जो नकुल और सहदेव की माँ थी, कुंती तो नहीं गई थी उसके पति के साथ, लेकिन वो चिता में बैठ गई थी। तो सती का पहला उदाहरण आपको महाभारत में मिलेगा, माद्री, ठीक है ना। माद्री उनकी आपको पता है, पांडु जो थे जिनके बच्चे पांडव कहलाते हैं, 5 पांडव कहलाते हैं। छठे कर्ण को पांडव नहीं कहा जाता है, कौन्ते। तो कौन्ते 4 हैं, कुंती के पुत्र 3 तो हैं और फिर 1 कर्ण, तो कौन्ते 4 हैं, पांडव 5 हैं, क्योंकि माद्री के 2 हैं। इसलिए कौन्ते जब शब्द बोलेंगे तो 4 कौन्ते मिलेंगे, पांडव मिलेंगे 5, क्योंकि वो पांडु का पुत्र नहीं है कर्ण।
इसलिए पांडव 5 है। कई लोग बोलते हैं पांडव 6 थे, कर्ण भी, कर्ण पांडव नहीं है। पांडु के पुत्र होने के कारण पांडव है, लेकिन क्या पांडव कौरव नहीं है? कौरव तो वो भी है, क्योंकि कुरु वंश के संतान है, वो सभी कौरव कहलाए, तो पांडव भी कौरव है। महाभारत को समझने की कोशिश कीजिए, पांडव भी कौरव है, ठीक है ना। वो गांधारी और धृतराष्ट्र के बच्चे 100 हैं। धृतराष्ट्र बोलेंगे उनको, बोलेंगे धृतराष्ट्र, उनको बोलेंगे धृतराष्ट्र 100 है, लेकिन कौरव तो 105 है। कौरवों की ही आपस में लड़ाई हुई है। पांडव पांडु के पुत्र होने के कारण कहलाए, लेकिन पांडु भी तो कौरव था, पांडु भी कौरव है, सो उसके बच्चे भी कौरव हैं, लेकिन कर्ण कौरव नहीं है, वो कौनते है, ठीक है। देखिए कभी कभी माइथोलॉजी से क्वेश्चन आ जाए तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो महाभारत काल में आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको फिर गुप्ताज में भी मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादातर मुगलों के आने के बाद, जो मुसलमान आक्रमणकारी थे उनके आने के बाद हिंदू महिलाओं ने सती प्रथा, हिंदू महिलाओं ने या पुरुषों ने, जो भी आरोप तो पुरुषों पे ही जाएगा कि वही करवाते थे। कौन मरना चाहता है जल करके? बस ये है कि उसको अमरता का विश्वास दिला दीजिए तो वो तैयार हो जाएगी महिला, या नहीं भी होगी तो एक माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है कि उसको एक नियति लगने लगती है ना कि मुझे जाना ही है, हंस कर जाएँ चाहे रो कर के जाएँ, जाना तो पड़ेगा ही। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था वो सब, लेकिन अंग्रेजों ने आकर के ये सब किया, और वो भी था एक कारण कि जो शिशु इन्फेंटिसाइड, एक फिटिसाइड होता है, एक इन्फेंटिसाइड होता है। तो इन्फेंटिसाइड जो था शिशु हत्या, कन्या शिशु हत्या, फीमेल फिटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो उस समय फीमेल इन्फेंटिसाइड था। उसका कारण था पंजाब में आक्रमणकारी आ रहे थे, मुस्लिम आक्रमणकारी, और पंजाब और हरियाणा में ही पानीपत का लड़ाई होता है। आप देखते हैं लड़ाई के मैदान सब वही थे। जब पंजाब उधर अफगानिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले एरिया से जो भी आक्रमण होते थे वो पंजाब और अफगानिस्तान, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में होते थे। तो उन लोगों के पास उस समय तो अल्ट्रासाउंड नहीं था, सोनोग्राफी नहीं होती थी, तो किसी बच्ची के पैदा होने पर ही पता चलता था कि वो लड़की है, और वो लड़की को उठा ले जाते थे। जितने आक्रमणकारी आते थे वो सब पुरुष ही होते थे, महिलाएं उनके साथ होती नहीं थी। तो उस क्षेत्र में नर्मदा के पीछे के लोग आपको वहाँ ज़्यादा, आज भी जो फीमेल मेल रेशो जो है हमारा, सेक्स रेशो, जो लिंगानुपात जो हम बात करते हैं, वो लिंगानुपात आपको नर्मदा के उस पार ज़्यादा मिलेगा, महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी, और थोड़ा छत्तीसगढ़ के जंगलों में आज भी ज़्यादा मिलेगा। उसका कारण है कि आक्रमणकारी थे, तो उनको लगता था कि अगर हमारे घर में कोई लड़की रही तो उसको तो वैसे भी उठा ले जाएंगे, मार देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, तो उससे अच्छा तो हम ही इसको मार देते हैं ताकि सर भी ना झुकाना पड़े और हम सब सुरक्षित भी रहेंगे, क्योंकि कोई लड़की नहीं रहेगी तो आक्रमण भी नहीं होगा, घर के अंदर घुस जाएंगे, जो भी है। पर मूल कारण जो था वो, और दूसरा था कि हम सब योद्धा हैं, बाहर लड़ने के लिए जाएंगे। योद्धा थे, जट योद्धा थे, जट सिख, गुरु गोविंद सिंह ने उनको सिखा दिया था। बाकी हरियाणा के भी लोग थे, तो इसलिए आप वहाँ देखोगे कि लिंगानुपात बहुत कम है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और सब पैसे वाला एरिया बन गया, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैसा सबसे पहले भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों ने बहुत पैसा कमाया। और आपने देखा होगा कि हार्वेस्टर वगैरह और ये सब अभी भी हम लोग वहीं से मंगाते हैं, आज भी हमारे पास नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग देख रहे थे, तो ये सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड भी सबसे पहले वहीं आया। तो इसलिए आपको लिंगानुपात में कमी वहाँ पर आपको, तो अब फीमेल फिटिसाइड में बदल गया, और इन्फेंटिसाइड किस में बदल गया? फीटस को ही मार देना, ख़त्म कर देना। तो ये कन्या भ्रूण हत्या और ये सब वहाँ उस एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को इसलिए मिलती है। अब आक्रमणकारी नहीं रहे, और फिर यहीं पर वो उनकी लड़कियां जब दूसरी
गोत्र जाति में जाकर के शादियां करने लगी, दूसरे धर्म के लोगों से जाके शादियां करने लगी, तो ऑनर किलिंग बढ़ गया, क्योंकि गुस्सा तो वही वाला है, पुराना वाला। तो इसलिए आप देखोगे ऑनर किलिंग भी, तो ऑनर किलिंग, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल पिटिसाइड, ये सब उस एरिया की मेंटेलिटी से जुड़ा हुआ है, काप पंचायत वाला जो डिसीजन होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर है, एग्जिस्ट करती हैं अभी। तो यूपीएससी का कभी कोई क्वेश्चन होगा इंटरव्यू का, मेंस का, तो उसको आप इस तरह से बता सकते हैं कि उसके हिस्टोरिकल सीट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो रिफॉर्म्स कई तरह के थे। उसके अलावा भी ब्रिटिश जो आए थे और तमाम जो यूरोपियंस आए थे, मैंने आपको बताया था 2 मोटिव थे उनके। केवल ये तो था नहीं कि भारत पर केवल पॉलिटिकल हमको इन्वेजन करना है या इंपीरियलिज्म बढ़ाना है, केवल व्यापार करना है। क्रिश्चियनिटी को फैलाना उल्टा था, क्रिश्चियनिटी को फैलाना। तो जब कर्ब किया गया और स्टीरियोटाइप्ड जो चीज़ें थी, हमारी बिहेवियर था हमारा, उस पर जब क्रिटिसिज्म हुआ तो उसके पर्दे के पीछे जो है वो धर्मांतरण भी था और चर्च का विकास हो रहा था। भारत में चर्च फैल रहे थे, क्रिश्चियनिटी डेवलप हो रही थी और ईसाई बनाए जा रहे थे। खास करके आदिवासियों को जंगलों में धर्मांतरण बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उनके जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से उनको शंका की नज़र से देखा गया कि एक तरफ तो हिंदू धर्म को दबाया जा रहा है, हिंदू धर्म में कहा जा रहा है कि तुम ये ठीक नहीं है, तुम्हारा वो ठीक नहीं है, तुम इसमें भी ठीक नहीं हो, और दूसरी तरफ वो अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं। कारण ये था कि जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने देखा था विवेकानंद को, तब उनको लगा कि अमेरिका में जो शिकागो का भाषण होता है, तब उनको लगा कि नहीं, भारत को जो जितना दकियानूसी, जितना अंधविश्वासी और जितना पिछड़ा हुआ देश माना जाता है धर्म के मामले में, दरअसल वहाँ तो वेदांत है, वहाँ तो उपनिषदों की बातें हैं, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और वेदांत है, वेदांत की भूमि है। और इतना एनलाइटेंड तो कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं कोई चीज़। तब जाकर के विवेकानंद के वहाँ से उनका भ्रम टूटता है कहीं न कहीं कि हम कहाँ जा रहे थे, किस देश में जाकर के ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। हम लोग तो अभी बहुत सारी चीज़ें जानते ही नहीं हैं, ये तो ईसा मसीह से भी बहुत आगे है। तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ और तब एनी बेसेंट ने एक तरह से ओरिएंटलिज्म को लेकर के भारत के, इसीलिए बोलते हैं हम लोग उसको थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो भारत के अध्यात्म के बारे में स्टडी करते हैं। चाहे वो आयरिश पीपल थे, ब्रिटिश थे, जितने भी लोग थे वहाँ के, स्कॉटिश थे, वो सब मानने लगे कि इंडिया जो है वो अभी वैसा देश नहीं है जैसा हम लोग समझ रहे थे। तो यहाँ उनका माइंडसेट चेंज होता है। लेकिन उसके पहले तक आप देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी का फैलाव जो कर रहे थे, वो एक एहसान के तौर पे कर रहे थे कि भारत एक भटका हुआ देश है। और उसका कारण भी था, हम लोग गुप्ताज के बाद से हमने वेदों को छोड़ दिया था, गुप्ताज के बाद से हमने वेदों को छोड़ दिया था और उपनिषदों को छोड़ दिया था। शंकराचार्य जी ने आकर के जगाया था 700-800 में, लेकिन फिर मुस्लिम आक्रमण थे और हम लोग इतने पराधीन रहे कि अपने धर्म को उसको, फिर रिजिडिटी ऐसी थी कि मनुस्मृति आ गई थी, ये आ गई थी, तो केवल ब्राह्मणों तक ही वो सीमित था कि ब्राह्मण ही जो है वो वेदों को पढ़ सकता है। संस्कृत भाषा में होने के कारण आम आदमी वो भाषा समझ नहीं सकता था। तो वो ज्ञान केवल लिमिटेड, केवल एक कास्ट के पास, एक वर्ण के पास रह गया। और वो कास्ट वर्ण किस में बदल गया था? वर्ण तो ओपन था लेकिन कास्ट क्लोज सिस्टम था। तो वर्णा तो नहीं कहेंगे उसको, वर्णा नहीं बचा वो, फिर वो कास्ट में बदल गया। और कास्ट चूंकि एक क्लोज सिस्टम था, रिजिड था, तो फिर उससे बाहर वो जा नहीं पाया ज्ञान। तो उसकी वजह से अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों ने, सबने लगा कि ये लोग तो जादू टोना करते हैं, ये लोग तो सांप की पूजा करते हैं, तो पेड़ पौधों को पूजते फिरते हैं। क्योंकि फिर हमारा जो धर्म का जो अध्यात्म वाला जो स्वरूप है, जो आध्यात्मिक स्वरूप है, जो वेदांत बताता है, वो सॉल्वेशन की तरफ ले जाने की बात करता है, ईश्वर परमात्मा में मिलन की बात करता है, बल्कि बोलता अद्वैत, कोई दूसरा ही नहीं है। बहुत ही अलग प्रकार की फिलॉसफी थी। और भगवत गीता जिस तरह से बताती है, वो जीवन जीने की कला है, वाकई में आर्ट ऑफ लिविंग है। और वो इतनी बड़ी ब्रह्म विद्या कहा जाता है उसको। वो ब्रह्म विद्या तो गायब थी, वो जो नॉलेज ऑफ ब्रह्मा, आत्मन,
का जो नॉलेज है वो कहीं था नहीं। तो मुसलमानों को भी लगा कि क्योंकि जो लोग हैं वो लोग कैलेंडर लेके बैठे थे, पत्थर को पूज रहे थे, केवल मूर्ति पूजा कर रहे थे, केवल किसी पेड़ पौधे को पूजने लगते थे, कभी किसी जानवर को पूजने लगते थे, और इतना ज़्यादा उनका फेथ था उनके प्रति कि वो सुपरस्टिशियस हो गए। कुछ लोग जादू टोने में विश्वास करने लगे। तो पूरा समाज में यही सब फैला हुआ था। कोई सांप को पूज रहा है, कोई किसको पूज रहा है, कोई ऐसे ही पूजने लगता है, जबकि उसके पीछे की फिलॉसफी किसी को समझ में नहीं आती थी, ना ही कोई समझाने वाला था। तो जो एक शिक्षा थी धर्म के माध्यम से जो जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख देती है, ये न तो मुसलमानों ने देखी भारतीयों में, और ना ही वो देखना चाहते थे, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति अंधे थे। उनका धर्म भी तो अंधा ही है, तो अंधा अंधे को क्या कहेगा। और फिर क्रिश्चियनिटी भी नहीं, क्योंकि वो एक धर्म प्रचार के लिए भी आए थे, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं था। उस समय जो महापुरुष थे वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, जैसे कबीरदास जी थे या गुरु नानक थे या थे, उनमें अहंकार या ऐसा किसी दूसरे को समझाने वाला भाव भी नहीं था। तो जो बीच का जो भक्ति काल आता है वो सब अपनी पर्सनल भक्ति में और अपने समुदाय तक फोकस करके रहे। उन्होंने कभी किसी राजा को, बादशाह को बदलने की कोशिश नहीं की उतना, और जहाँ की तो फिर गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, अर्जुन देव जी के साथ क्या हुआ हम देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के प्रति कितनी निभाने के लिए की, तो उनको मौत मिली। तो ये जो पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतने लंबे समय तक ये गुत्थम गुत्था रहा और वो केवल वही रहा। तो सब लोगों को ये लगने लगा कि ये जो मंदिर है, ये जो बना हुआ मूर्ति है, ये जो पूजा पाठ चल रहा है, ये जो कर्मकांड है, यही धर्म है। और इसको निपटाने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, कि उनको मालूम था कि ये सब कुछ भी नहीं है। अगर आत्मज्ञान होता, ब्रह्म ज्ञान होता, अगर वो गीता ज्ञान होता, और अगर वो वाला ज्ञान होता जो आत्मा परमात्मा के मिलन की बात करता है, और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ऊंचा लेवल है वो सोचने समझने का, अगर वो होता तो ये लोग वैसे ही धराशायी हो जाते, अपने धर्म की बात ही नहीं करते। तो वो सब चला गया। वो फिर उन सूफियों ने सीखा कुछ, और सूफी परंपरा, इस्लाम का वो सूफीज़म जो था, दाराशिको एक आदमी आया था, उसने सीखा और उसने उपनिषदों को पढ़ा और उसने किया, लेकिन औरंगजेब ने उसकी चलने नहीं दी। लेकिन कुछ शासक हुए हैं, महाराणा प्रताप हुए हैं, शिवाजी हुए हैं, उन्होंने इस अध्यात्म को धारण किया। केवल मूर्ति पूजा तक नहीं रहे, उन्होंने इस अध्यात्म को, धर्म को जिंदगी में शामिल कर लिया, वही जीवन जीने की कला में। तो उन्होंने चमत्कार भी दिखाए, लेकिन बहुत कम लोग थे, लिमिटेड थे। फिर दयानंद सरस्वती ने और उन्होंने सबने, फिर स्वामी विवेकानंद ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने तो पूरी दुनिया में लोहा ही मनवा दिया कि यही है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं जो इंडियंस करते हैं। हमारा तो जो खो गया था हम उसकी बात कर रहे हैं, और वो हम तुमको भी सिखाने आए हैं, हम तुमको भी सिखा सकते हैं। और वो है मेडिटेशन। वो डायरेक्ट कनेक्शन है, उसमें किसी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं, उसमें किसी पंडित या बिचौलिए की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो फिलॉसफी है, उसको जो बियर करेगा वो ले जाएगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा, और फिर उसके बाद कुछ ज़रूरत भी नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि आप उद्देश्य तो अल्टीमेट, आपका जो डेस्टिनेशन है वो तो वही है ना। तो वो चीज़ जब बताई तो फिर अंग्रेज, आप देखोगे कि अरविंदो क्या कर रहे थे, पौंडीचेरी में जाकर के साधना कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस भी आध्यात्मिक थे, कई सारे कम्युनिस्ट भी आध्यात्मिक थे, और गांधी तो फिर खुल कर के आ ही गए थे हिंदुइज्म के फेवर में, वो तो वैष्णव थे। और आप पूरे स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने पूरा धार्मिक बना रखा था, भजन ही चलते रहते हैं। उनकी मौत ही मंदिर में हुई, लास्ट वर्ड भी हे राम था। उनसे ज़्यादा हिंदू और कौन होगा? हाँ, कितने हिंदू हैं ऐसे जो बड़े नेता हैं और हिंदू कहलाते हैं और बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म के प्रचारक हैं। मरते समय कितने लोग राम बोल पाते हैं? ठीक है, कितने लोगों की समाधि पे राम लिखा हुआ है? हाँ, तो बहुत कम। और उनका भजन ही वैष्णव जन तेने कही है, विष्णु भक्त थे, वैष्णव थे। तो ये जो यहाँ तक का जो सफ़र मैं आपको बता रहा हूँ, इस बीच में जो कमजोरी आई उसका फ़ायदा उठाया मुग़लों ने भी, वो उसका मुसलमान आक्रमणकारियों ने भी, और लास्ट में अंग्रेज़ों ने भी। तो हमारा जो सोशियो रिलीजियस है रेनेसां, ये ट्रिगर चाहे वहाँ से हुआ हो, बेंटिक के वहाँ से, और चाहे उसके राजा राम मोहन राय और सब वो कर रहे हैं। अच्छा, वो सब भी इसलिए कर पाए कि मैंने आपको बताया था दो तरह के थे, दो तरह के सुधारक थे, एक रिवाइवलिस्ट थे और एक रिफॉर्मिस्ट थे। एक तो पूरा ही बदलना चाहते थे कि नहीं, हमको तो
ये जो हिंदू धर्म है ये मानना ही नहीं है। हमको वेस्टर्न एजुकेशन पसंद है, हमको साइंटिफिक एजुकेशन पसंद है, और हम तो इंग्लैंड की उस औद्योगिक क्रांति को देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को देख रहे हैं, जिससे इंग्लैंड ताकतवर बना है। उसने मशीनों का यूज़ करना शुरू कर दिया है। वहाँ आदमियों को कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी का उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है। हम केवल कच्चा माल देने वाले नहीं बने रहना चाहते हैं। कच्चा माल देने वाला बने रहना मतलब बहुत बहुत कमज़ोर चीज़ है। तो वो उद्योगों का विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो मैं बता रहा हूँ 1857 से पहले, तो मैं 1857 नेक्स्ट वीक पढ़ाऊँगा। मैं सारे कारण जो है बेस वो बता देना चाहता हूँ कि वो फ्रस्ट्रेशन एकदम ऐसा क्यों उबल करके आया और वो विद्रोह में कैसे कन्वर्ट हो गया। इतना बड़ा अखिल भारतीय विद्रोह, अखिल भारतीय तो नहीं कहेंगे, लेकिन नॉर्थ इंडिया का विद्रोह तो हो ही गया था। नॉर्थ इंडिया तो लगभग पूरा ही शामिल था उसमें। तो इतना बड़ा विद्रोह कैसे हो गया? तो उसके पीछे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था भारत में, और कच्चा माल हमेशा कमजोर देश देता है। देखिए, कभी भी इंपेरियलिज्म का, उपनिवेश का, अगर का आप किसी की कॉलोनी हो, कॉलोनियलिज्म में एक चीज होती है, कॉलोनियलिज्म की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो कॉलोनी होती है वो अपने पेरेंट, एक तरह से कंट्री को, जिसकी वो कॉलोनी है, उस कंट्री को कच्चा माल भेजती है। कच्चा माल भेजती है। कच्चा माल भेजना हमेशा कमजोर स्थिति होती है। बनिया गांव में होता है, वो क्या करता है, कच्चा माल, गेहूं और सब चीज़ें जो खेतों में पैदा होती है वो बनिया ले लेता है, और उनको तैयार प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो सप्लाई करता है वो हमेशा ऊपर रहता है। ब्रिटेन की विशेषता थी कि वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भारत में बेचता था। भारत क्या एक्सपोर्ट करता था? कच्चा माल, रॉ मटेरियल। आज वो काम चाइना कर रहा है। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 2% 3% एक्सपोर्ट करते हैं टोटल। हमारे इसका टोटल जो ट्रेड है हमारा इंडिया चाइना का, उसमें 3% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदता ही नहीं है, किसी भी देश से नहीं खरीदता। वो सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदता है, कच्चा माल। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो 30 सालों से बेच रहा है, चाहे कितनी भी सस्ते में बेचना पड़े दुनिया के मार्केट में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स उसका ही होगा। ये चाइना की पॉलिसी है। और कई बार वो रॉ मटेरियल इतना ज्यादा खरीद लेता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करने लायक भी नहीं छोड़ता किसी को। इसीलिए वो कर्जा भी देता है, चाहे उसने मलेशिया को दे दिया है, चाहे उसने पाकिस्तान को दिया है, चाहे उसने श्रीलंका को दिया है, चाहे नेपाल को दिया है, चाहे बांग्लादेश को दिया है। बहुत सारे देशों को उसके जीडीपी के बराबर या उससे ज्यादा कर्जा दे चुका है। इंडेटनेस, ये जो कर्जा दे करके आप उसका रॉ मटेरियल ले लोगे सारा, और वो लोग, उसके देश के लोग जितना भी कमाएंगे वो ब्याज बहुत भारी भरकम होगा। बहुत भारी भरकम ब्याज पे पैसा देता है चाइना। वो बर्बाद हो जाएगा वो कंट्री। फिर वो उसके पोर्ट यूज़ करेगा, वहाँ की मछली यूज़ करेगा, वहाँ का कोस्टल एरिया यूज़ करेगा, वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करेगा, वहाँ के लोगों से खेती में अपने प्रोडक्ट उगवाएगा। जैसे हमसे नील उगवाई जा रही थी, इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था। क्यों था? क्योंकि हमारी मजबूरी थी। 3 कठिया में यही था ना, चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हैं तो 3 कठिया में यही था कि 20 एकड़ जमीन है तो उसमें से 3 एकड़ जमीन पर, 20 एकड़ जमीन में से 3 एकड़ जमीन पर आपको नील उगानी पड़ेगी। नील की फसल चलेगी 18 महीने तक। तब तक 18 महीने में आप चार फसल ले लेते हैं, तो एक तो वो फसल नहीं ले पाओगे और दूसरी जमीन बंजर हो जाएगी। फिर आपको बदल करके दूसरे हिस्से पे बोना पड़ेगी, फिर बदल करके दूसरे, तो ऐसे में तो आपका खेत बहुत सारा खराब हो जाएगा और इतने समय तक आप फसल ही नहीं ले सकते। ये जितने भी उपनिवेश देश हैं चाइना के, हम चाहे डायरेक्ट कर्जा जरूर हमने नहीं लिया चाइना से, ज़्यादा तो क्या नहीं लिया है लगभग, लेकिन हम उपनिवेश तो हुए ही। उपनिवेश की एक विशेषता क्या हुई कॉलोनियलिज्म में? कॉलोनी होने की एक विशेषता होती है कच्चा माल देना और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदना। तो आज हमारी मजबूरी है कि हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तो हम लोग चाइना से ही ले रहे हैं ना।
इंटरमीडिएट गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। फार्मास्यूटिकल में हम लोग API लेते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो वो ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं API, वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स हैं, फाइनल गुड्स नहीं है लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स हैं। लेकिन रॉ मटेरियल लेते हैं क्या हम चाइना से? नहीं लेते। चाइना रॉ मटेरियल बेचता ही नहीं है। रॉ मटेरियल बेचना हमेशा कमजोरी की स्थिति है। आपने किसी गांव में किसी बनिए को गेहूं ले जा करके कुछ खरीदते हुए देखा है? वो गेहूं से कुछ नहीं खरीदता, वो नगद पैसों से कुछ खरीदता है। गेहूं से, मक्का से, दाल से कोई ले जाता है और बनिए के यहाँ वो तोलता है, उसके मुताबिक वो आपको सामान पकड़ाता है। बार्टर एक्सचेंज हो गया, कैश में नहीं, कैश इकोनॉमी नहीं हो गया, बार्टर एक्सचेंज वाली इकोनॉमी। तो वो तो अपनी शर्तों पे, उसका प्राइस 2 किलो दाल लेके आप गए, 2 किलो गेहूं लेके गए, 40-50 रुपया होना चाहिए, आप उसने केवल 25 रुपया लगाया कि आपका गेहूं 25 रुपये का हुआ, बताओ क्या चाहिए? अब वो जो चीज़ 18 रुपये की वो 25 रुपये में बेच देगा। दोनों तरफ से उसने कमा लिया। 50 रुपये का गेहूं 25 रुपये में ले लिया, 18 रुपये की चीज़ 25 रुपये में बेच दी, 32 रुपया कमा लिया उसने। तो ये इस स्थिति से चाइना आगे बढ़ रहा है और अंग्रेज भी इसी स्थिति से आगे बढ़ रहे थे। आपको आइडिया लग गया होगा। तो उपनिवेश जो वाद है, जब हम कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण था हमारे यहाँ असंतोष पैदा होने का, क्योंकि हमारा समाज बिल्कुल त्रस्त हो गया था। इसलिए जब स्वामी विवेकानंद की बात आती है तो बोलते हैं कि हमें पश्चिम का इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, हमको मॉडर्न साइंटिफिक चीज़ें चाहिए, हमको चाहिए वो भौतिकवाद भी, मटेरियलिज्म भी चाहिए। मटेरियलिज्म से नफरत नहीं कर सकते क्योंकि पश्चिम बहुत आगे बढ़ गया। उन्होंने नफरत नहीं की, उन्होंने अमेरिका से नफरत नहीं की, उन्होंने यूरोप से नहीं की। उन्होंने कहा यूरोप और अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, क्योंकि हम तुम्हारी कॉलोनी है, तुमने हमारा शोषण किया है, तो अब टेक्नोलॉजी भी दो, इंडस्ट्री यहीं लगाओ, यहीं पे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंडस्ट्री लगाओ। ये स्वामी, हम तुमको ज्ञान देते हैं ना, तुम्हारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो हम मेडिटेशन से दूर करते हैं। आओ हम तुमको वेदांत सिखाते हैं, तुम इतना कुछ करने के बाद भी दुखी हो तो तुम्हारा दुख दूर करते हैं। अभी भी तुमको नींद नहीं आती है तो हम तुमको नींद लेने की तरीका बताते हैं। सेटिस्फेक्शन लाइफ में कैसे आएगा वो हम बताते हैं। ईश्वर को कैसे प्राप्त करोगे, केवल ऐसे चर्च में घंटा बजाने से नहीं होगा। हम बताते हैं कि ईश्वर मिलता कैसे, साक्षात्कार कराते हैं, भगवान दिखाते हैं तुमको, इधर आओ। लेकिन हमको वो लेके आओ साथ में, टेक्नोलॉजी, साइंस दो, जितना डेवलपमेंट तुमने कर लिया हमको बताओ कैसे किया है। ठीक है, उन्होंने नफरत नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम तो पहले ही थे, आर्यभट्ट हमारा सब कर गए थे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो हो रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पे जो सरकार कर रही है, ये कर रही है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो। आप ये समझो कि आप लंबे 1000 साल तक जो गुलाम रहे हो, इस 1000 साल की गुलामी में आपने बहुत कुछ खो दिया है। अब वो जो एंशिएंट टाइम वाला जो गौरव है वो ठीक है, वो ग्लोरी थी, वो गौरव था। हम लोग उस समय के हिसाब से बहुत आगे थे, जब अंग्रेजों को भी कुछ नहीं पता था, वेस्ट में लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, तब हम बहुत ऊंचे स्थिति में थे। मेडिसिन भी हमारा बहुत एडवांस था, बहुत कुछ था। लेकिन आज नहीं है, आज एक भी नोबेल प्राइज़ नहीं आता, बहुत मुश्किल से आता है, वो भी इकोनॉमिक्स में या उसमें लिटरेचर में बहुत मुश्किल से आता है, और वो भी वहीं के लोग लेते हैं। साइंस वाले तो जितने हैं, खुराना से लेके हमारे सीवी रमन, सब ने अमेरिका में ही जा कर के किया, तो उनको हम लोग इंडो अमेरिकन बोलते हैं। भारतीय मूल के वैज्ञानिक कहा जाता है, लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट कहलाते हैं वो। तो चाहे वो भारतीय हों, जन्म से भारतीय हों, मूल रूप से भारतीय हों, तो हम लोगों को वहाँ तक ले जाना पड़ेगा उसको। तो आपको कुछ बेस समझ में आया? तो लेक्चर थोड़ा सा मिला जुला है, मैं बताना बहुत कुछ चाहता हूँ और 1 घंटे की समय सीमा में तो इतना ही बताया जा सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा इन सब कारणों को ले जा करके 1857 पे छोड़िए, फिर हम उन सब चीज़ों को शुरू करेंगे। आखिर ये जो रीजनल हीरोज़, जितने क्षेत्रीय हीरो पैदा हुए, हम कुंवर सिंह की बात करते हैं जगदीशपुर बिहार में, हम बेगम हजरत महल की बात करते हैं, तात्या टोपे की बात करते हैं, नाना साहब की बात करते हैं, झांसी की रानी की बात करते हैं। इन सब का उद्भव देखना पड़ेगा कि इनके सीड कहाँ हैं। मराठाओं का अंत आपने नहीं कर दिया। 1818 में जो
युद्ध हुआ और उसके बाद बाजीराव सेकंड को आपने भेज दिया बिठूर कानपुर के पास में, तो उनके बेटे नाना साहब को जब पेंशन मिलना बंद हो गई, उन्होंने कहा नहीं, ये हम इनको वारिस मानते ही नहीं हैं। वो उनके गोद लिए हुए बच्चे थे। नाना साहब नाम से ऐसा लगता है नाना मतलब बहुत बुजुर्ग से होंगे। नाना साहब लगभग झांसी की रानी के उम्र के हैं। नाना साहब नाम है उनका, और उन्हीं के साथ उनकी परवरिश हुई है। काशी में पैदा हुई, आपने मणिकर्णिका मूवी देखी होगी, तो वो उनकी परवरिश ठीक वैसे ही हुई है जैसी नाना साहब की हुई है। पेशवा के बेटे माने जाते हैं, वो दत्तक पुत्र, उन्हीं की तरह एक तरह से उनको बड़ा किया गया। तो योद्धा की तरह ही थी। और जब हम ये देखेंगे 1857 का, तो उस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे ही तात्या टोपे एक योद्धा हैं, ऐसे ही कुंवर सिंह है, ऐसे ही बेगम हजरत महल है। क्योंकि बेगम हजरत महल की कहानी भी थोड़ी सी डीप में जाएगी, क्योंकि जो लखनऊ है वो बिरजिस कादिर, जो उनका बेटा नवाब वाजिद अली शाह, तो नवाब वाजिद अली शाह जो था वो तो कथक डांस और म्यूज़िक, ध्रुपद और उसी में डूबे हुए थे। तो संगीत और नृत्य को आगे बढ़ाने में पूरी ज़िंदगी लगे रहे। उन्हीं के वहाँ एक नाचती थी एक महिला जो लोअर कास्ट की थी, मुस्लिम महिला, वो थी, उन्हीं से उनका प्रेम हुआ, उसी से शादी हुई, तो वही थी बेगम हजरत महल। वही फिर बेगम बन गई उनकी। तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था उसे, क्योंकि कास्टिज़म तो हमारे यहाँ मुसलमानों में भी है और हिंदुओं में भी है। हिंदुओं में भी जो लोअर कास्ट हैं और मुसलमानों में भी जो लोअर कास्ट हैं, उनको पब्लिक इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती, खास करके अपर कास्ट पीपल। और वही रॉयल नोबल्स तो वही थे, दरबार में वही बैठते थे। तो बेगम हजरत महल जो थी, उनके अंदर एक वो रिवोल्ट होने का कारण भी था। अगर वो असली बेगम होती, उनकी अपर कास्ट वाली वो वाली बेगम, तो शायद वो रिवोल्ट नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर वो गुस्सा भी नहीं होता है। तो वो जो क्रांति की भावना है उसके अंदर, क्योंकि उसका एक तरह से उसको माना नहीं, उसको अपने को खुद को प्रूव करना था, क्योंकि पूरी लाइफ उसने स्ट्रगल किया ना अपने आप को एग्जिस्ट कराने के लिए कि मैं उनकी बेगम हूँ। उसके लिए जो स्ट्रगल है वो गुस्सा अंग्रेजों पे फूटा है ना, समझ में। तो उसकी स्टोरी देखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है ना। ऐसे ही जो नाना साहब हैं, इनकी स्टोरी देखिएगा, तो नाना साहब और जो आपको वहाँ पर जो वहाँ का जनरल है, उन दोनों की जो आपको दोस्ती दिखेगी, तो आप देखोगे कानपुर को जो देख रहा था, मैं नाम भूल गया उसका, कर्ण जो भी था, कानपुर का विद्रोह दबाने वाले का नाम देख लेना, क्या नाम था उसका। वो दोनों दोस्त थे, रोज साथ में बैठ करके खाना खाते थे, डिनर कर। आयरकुट है शायद, आयरकुट तो नहीं, आयरकुट नहीं है, कोई दूसरा नाम है। तो वो दोनों साथी थे, एक तरह से रोज मिलते थे। लेकिन वो विद्रोहियों का साथ देंगे, उसको विश्वास नहीं था कि विद्रोहियों के साथ नाना साहब मिल जाएंगे। उसकी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। फिर वो सारे लोगों को कैद कर देते हैं एक स्थान पर अंग्रेज यहाँ एक गलती करते हैं कि इलाहाबाद के लिए नेविगेशन था पानी में से, गंगा में से, कानपुर से, तो वो नावें लगा देते हैं वहाँ पर कि ठीक है आप इनको सुरक्षित जगह पे पहुँचा दो, थोड़ी देर के लिए मैं विद्रोहियों को रोक देता हूँ। तो नाना साहब उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक भारतीय होते हैं, हिंदू होते हैं, वो उनमें विशेषता होती है कि वो सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाते हैं। और उन्होंने सबसे पहले अपने जो सैनिक थे और पुरुष थे, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया, और वो पहले नाव में बैठ गए कि हम पहले पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर ये। तो ये एक चालबाजी थी, जो भी था। उससे ये भी समझ में आया कि अंग्रेज कैसे थे, अपनी महिलाओं बच्चों को भी छोड़ करके खुद भागना चाहते हैं, क्योंकि आक्रमण तो हो ही गया था 1857 वाला। तो उसकी वजह से फिर वो रिवोल्ट और ज़्यादा भड़कता है, क्योंकि वो चले गए तो फिर बाकी महिलाओं बच्चों को फिर वो भून देते हैं बाकी लोग, और रेप भी होता है। तो कुछ इंडियंस जो उनका फिर कोई प्रेमी था उसका, बेगम हजरत महल के ही वहाँ पर जो कोई ऐसा था, ऐसे लोग जो थे, ऐसे में बहुत सारे जो अराजक तत्व हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। उसी को फिर सब ये गुस्सा फिर हीरोज़ के अंदर आया, यही गुस्सा आपको बाकी जितने भी अंग्रेज़
उनके अंदर आया और वो सब फिर रिवोल्ट को दबाने में, वही लोग दमन करने में इधर आया। तो इसके पीछे एक एक के पीछे स्टोरी मिलेगी आपको, एक एक जगह पर कुंवर सिंह की अपनी स्टोरी, जमींदारी की स्टोरी है, जगदीशपुर की, है ना। बाकी जो हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से जो परेशान थे वो थे। इंटेलेक्चुअल वर्ग बहुत ज़्यादा उसमें नहीं आया था, पूंजीपति वर्ग तो बिल्कुल भी नहीं आया था, और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। उनको लग नहीं रहा था कि, उनको लगता था कि ये असंतोष केवल इनका है एक तरह से। तो हम वहाँ तक पहुँचे, उससे पहले आप ये सारे कारण जो है ना ये तय कर लीजिए। इस बीच में प्रेस का विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट, हालांकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेट आएगा, लेकिन प्रेस आ चुका था। प्रेस का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। एक और चीज़ है, इस समय तक जो एजुकेशन का डेवलपमेंट आप लोग देखोगे उसमें वुड्स डिस्पैच 1954, वुड्स डिस्पैच शिक्षा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी शिक्षा प्रवेश कर चुकी थी भारत में, स्कूल्स, अंग्रेजी शिक्षा। इसके अलावा फिर आप चार्टर एक्ट और वो सब तो लिखोगे ही, संवैधानिक विकास वाले, ठीक है ना। संवैधानिक विकास अच्छे से करिएगा, 1853 तक लेके आएगा, 1858 हम बाद में करेंगे। 1853 तक लेके आइए कि 1853 में क्या हुआ। 1853 में लगभग इंग्लैंड को भी लग गया था, क्राउन को भी वहाँ लगने लगा था कि ये 20 ईयर के लिए अब नहीं देना है, तो उन्होंने 20 ईयर वाला वर्ड जो है वो हटा लिया था 1853 में। और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम शुरू हो गया था, आपको पता है। इस बीच में भारत में रेलवे का विकास, रेलवे आ गया था 1857 से पहले रेलवे का विकास, रेलवे का विकास और टेलीग्राफ, क्योंकि 1857 के दमन में टेलीग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट, तार, टेलीग्राफ की वजह से ही विद्रोह की खबरें इतनी आसानी से गवर्नर जनरल या गवर्नर या कमांडर तक पहुंचती थी, जो मिलिट्री कमांडर होता था उस तक पहुंच जाती थी। तो ये देखिएगा कि टेलीग्राफ का डेवलपमेंट है, रोड नेटवर्क है, रोड नेटवर्क, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण आता है कि पहले जो ब्रिटिश सैनिक होते थे, इंडियन सैनिक, उन लोगों को अपने घर पे कुछ कंसाइनमेंट भेजना है या कुछ लेटर भेजना, कुछ भेजना, तो वो निःशुल्क होता था। बाद में सबको पे करना पड़ा। तो जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ था दोनों, तो ये 1857 की क्रांति में आएगा। इसलिए पोस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। और डलहौजी को वो जो क्वेश्चन आया था कि डलहौजी वॉज द रियल फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि क्या डलहौजी जो था वो मॉडर्न इंडिया का रियल फाउंडर था, मॉडर्न इंडिया का फाउंडर था, क्या आधुनिक भारत का निर्माता था। तो उसमें आप ये सब लिखोगे, क्योंकि 3 टायर एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो जाएगा भारत में। तो सेंट्रल तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन उसको बोलेंगे फेडरल। सेंट्रल के बजाय वर्ड हम यूज करेंगे फेडरल, फेडरल और प्रोविंशियल। डायरकी, गुड, डायरकी तो फिर उधर थोड़ा सा बाद में वर्ड आएगा, लेकिन ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि अच्छी खासी चीज़ें आपके पास डेवलप हो गई होगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, नेवी थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा है, और अब वो फ्रेंच और इंडो फ्रेंच राइवलरी भी लगभग ख़त्म हो गई है। तो अकेली ताकत अब अंग्रेज बचे हैं, जो अपने आप में एक अकेली ताकत है, ठीक है। चलिए।